ये कैसे पता चले कि फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है? यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। आज भाई सबसे पहले तो क्या है कि जो भी निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड, आपका जो शो देख रहे हैं जो आपके दर्शक हैं, उनको मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जब आप किसी भी फंड की सिलेक्शन करते हैं, आप ये मत देखिए कि पिछले एक साल में उसने कैसा परफॉर्म किया और उसको देख के आप फंड को डाल दें। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ हर्ष भाई, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होके, कि जैसे मान लीजिए अब पिछले एक साल का आप देखेंगे तो ज्यादातर आपका जो नैस्डैक वाले जो फंड्स हैं, जी फंड हाउसेस के, वो टॉप चार्ट्स में आ रहे हैं। अब देखा जाए तो यूएस इस समय ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने वेबसाइट देख के और नैस्डैक फंड्स में एक्सपोजर लेना शुरू कर दिया, जी वो तो यूएस मार्केट्स के पीक में एंटर कर रहा है। जी और मान बिल्कुल। लीजिए खुदा ना खास्ता अगर एक साल के बाद में यूएस के मार्केट्स करेक्टेड हो गए, जिस तरीके से अब कुछ चीजें बन के आ रही हैं, तो वो बोलेंगे कि हमारी किस्मत खराब है, हमें म्यूचुअल फंड फलता नहीं है। फलता इसलिए नहीं है बिकॉज आपने पास्ट को देख के इन्वेस्ट किया, फ्यूचर आउटलुक को देख के इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो ये पहला क्राइटेरिया ये होता है कि जब आप इन्वेस्ट करने वाले हो, तो आप पहले फंड के 3-4 क्राइटेरिया देखिए। आप फंड हाउस को देखिए, आप फंड हाउस की कंसिस्टेंसी या उस पर्टिकुलर फंड की कंसिस्टेंसी को देखिए कि वो कितने सालों से वो चल रहा है। और फिर अगेन वापस मैं एक क्रिकेट की एनालॉजी ये दूंगा कि अगर कोई 7 मैचों की सीरीज में एक खिलाड़ी ने एक बार सेंचुरी मार ली और बाकी वो 10 के ऊपर कभी आए नहीं, उससे बेटर वही है कि जो 30-30, 40-40, 50-50 रन बना रहा है कंसिस्टेंटली। तो बिल्कुल सर, बहुत राहुल ज्यादा द्रविड़, आधार बना। ऐसे में राहुल द्रविड़ को बहुत मिस किया जाता है सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो फंड की कंसिस्टेंसी देखना बहुत जरूरी होती है। और फिर ऑब्वियसली हर एक फंड की अगर आप फैक्ट शीट देखेंगे तो उसमें सेक्टर एलोकेशन भी होता है। तो एक थोड़ा सा इसीलिए हम कई बार ये बोलते हैं, हम ये नहीं कहते कि खुद से इन्वेस्ट करना आप छोड़ दीजिए, जी, डीआईवाई जिसको हम बोलते हैं, डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ। ऐसे केस में हर्ष भाई, जैसे आप जैसे लोग जो चैनल में गाइड करते हैं लोगों को, या हम जैसे लोग हैं जो इस मार्केट से जुड़े हुए हैं और एक सेकंड ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं, तो जी आप कोई भी अपने आसपास अच्छा एडवाइजर देखिए, उनसे एक सेकंड ओपिनियन भी लीजिए, ताकि ठीक आप है सर। देखिए फॉरवर्ड आउटलुक किस तरीके से बन रही है। ठीक है सर, अब हम लोग दो सवाल लेते हैं। शोएब जी, आपके सवाल पे भी आऊँगा, पहले सिजल जी का हम लोग सवाल लेते हैं। तो ये क्या कह रही है? ये कह रही है, नमस्कार सर, मुझे मेरे पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप फंड ऐड करना है। कोटक मल्टी कैप फंड ऐड कर सकती हूँ क्या? 15 साल का नजरिया है सर, मल्टी कैप फंड ऐड करना है और उन्होंने नाम भी दे दिया है कोटक मल्टी कैप फंड। ये आपको सही लग रहा है या इसकी जगह दूसरा सजेस्ट कर सकते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा फंड है, बहुत अच्छा फंड हाउस है। हम इसी की बात कर रहे थे कि आप फंड हाउस को देखिए, उसकी एग्जिस्टेंस को देखिए और उनकी कंसिस्टेंसी को देखिए। और इनकी बहुत अच्छी टीम है कोटक म्यूचुअल फंड की। तो आप इसके साथ बहुत अच्छे से जा सकती हैं, इसमें कोई जिसको शक और शुबा है नहीं। ठीक है सर, एक शुएब जी का भी सवाल लेते हैं सर, इनका सवाल भी काफ़ी अच्छा है। एसआईपी डेट कौन सी, मतलब इनका कहना है एसआईपी करने के लिए कोई स्पेसिफिक डेट है जिसको चुनना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि जैसे पीएफ में होता है, यहाँ पर हम लोग देखें पीपीएफ में होता है, तो एक डेट होती है, जब एक बेसिक डेट में आप डालते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। वैसे ही क्या म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कराने के लिए भी एक डेट को देखना चाहिए, तय करना चाहिए निवेश के लिए? हर्ष भाई, हमने ना डेटा निकाला कि 5 साल, 10 साल, 15 साल के टाइम होराइजन्स पे जी अगर एसआईपी की डेट अलग अलग रखेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा। और उसमें आप यकीन नहीं मानेंगे, फ्रैक्शन से अंदर का भी फ्रैक्शन आप ले लेंगे, उसका भी उतना उतना ज्यादा गैप नहीं होता है अगर आप डिफरेंट डेट्स में भी डालेंगे, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको इसका जो डेट्स है उसकी रेलिवेंस उतनी रहती नहीं है। जी अब आप ये पूछेंगे कि कौन सी डेट में डालना चाहिए, तो डेट उसमें डालिए अगर आप अगर आप जॉब करते हैं, जिस दिन आपकी सैलरी आती है 2 दिन का या 3 दिन का गैप डाल दीजिए। मान लीजिए कभी सैलरी आपकी जो फर्स्ट को आती है और फर्स्ट को सैटरडे था, फिर सेकंड को नहीं आएगी तो 3 को आएगी, इसलिए वो आप जो गैप है वो 2 या 3 दिन का रख लीजिए। तो मान लीजिए जिनकी सैलरी 1 तारीख को आती है, कम से कम 5 तारीख में करके और आप अपना एसआईपी लगा दीजिए। बिकॉज क्या होता है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है कि जितना लेट करेंगे उतना आपका खर्चा होगा, फिर आप सेविंग कर नहीं पाएंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है, जब आपकी सैलरी हिट करती है उसका 2-3 दिन का गैप छोड़ के आप एसआईपी की डेट अपनी लगा दीजिए। और यदि आप बिजनेस मैन है तो भी आपको, बिजनेस वाले का भी तो एक साइकिल होता है ना हर्ष जी, कि वो जी कब वेंडर से पेमेंट्स आती हैं, कब वेंडर बिल्कुल। को जाती हैं, किस तरीके से। तो उनका एक एक एवरेज उनको मालूम होगा कि ये डेट्स पे मेरे पास एक लिक्विडिटी बनी रहती है, वो डेट आप तुरंत चूज कर लीजिए। और कोशिश करिए जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, ताकि आपकी निवेश हो जाए और फिर उसके बाद ये गिल्ट ना रहे कि मेरे से पैसा खर्च हो गया और मैं निवेश नहीं कर पाया। बिल्कुल सर, और सर यहाँ पे एक जिस तरीके से वो, हालांकि वो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती है कि एंट्री आपको सही टाइम पे लेनी चाहिए, क्योंकि लेकिन बाजार में तो पूरा साइकिल घूमता है यहाँ पर। अगर लॉन्ग टर्म के निवेश के हिसाब से अगर कोई नज़रिया रखता है तो उसको इस तरह की चीज़ें तो नहीं देखनी चाहिए ना, आपने जो कहा उसी के हिसाब से उसको निवेश करना चाहिए ना।
बिल्कुल बिल्कुल सी आप कोई सी भी डेट ले लीजिए, कि चाहे आपने 10 तारीख का लिया, 15 का लिया या 20 का लिया है। अगर जी आप किसी एक, जैसे अभी हम कोटक मल्टी कैप की बात कर रहे जी थे, आप इसका डेटा निकाल के देख लीजिए। अगर किसी की सिर्फ 5 तारीख की चल रही है, किसी की 10 की चल रही है, या किसी की 15 की चल रही है, और मान लीजिए 2020 में उन्होंने किया था, अलग अलग डेट की सिप वाले का डेटा निकाल के देख लीजिए, रिटर्न आज 5 साल के बाद हर एक इन्वेस्टर की लगभग सेम ही है। मतलब सेम बहुत ज्यादा फ्रैक्शन में जाएंगे तो कोई डिफरेंस अगर होगा भी तो होगा, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है सर। और तमाम व्यूअर से मैं कहना चाहता हूँ कि रोज़ाना हम लोग 4 बजे आपके साथ जुड़ते हैं, म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके कंसर्न, दुविधा, जो भी आपके समस्याएं होती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वक्त इस समय जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समय की नज़ाकत को आपको समझना चाहिए। इस समय बाजार में तेज़ी जो शुरू हुई है, बहुत सारे निवेशकों ने रैली को मिस किया 1000 पॉइंट्स की, 1200 पॉइंट की, तो अभी भी यहाँ पे जिन निवेशकों ने म्यूचुअल फंड की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उनको इस शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शो है, देखना चाहिए, समझना चाहिए। और जिन्होंने SIP बंद करी है उनके पास क्या रास्ता है वो भी हम लोग समझेंगे अभी सर से। सर एक चीज़ और बताइए, लगभग सभी म्यूचुअल फंड किसी बेंचमार्क को ट्रैक करते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स की बात करते हो निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स और BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये ट्रैक करते हैं। तो लार्ज कैप फंड के रिटर्न के बेंचमार्क में किस तरीके की तुलना की जानी चाहिए यहाँ पर? ठीक ही बेंचमार्क लिया, बिकॉज अगर आप लार्ज कैप फंड की बात करेंगे, बिकॉज अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो वो प्योरली आपका जो है निफ्टी की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उसका बेंचमार्क हो जाता है। बट लार्ज कैप फंड जनरली निफ्टी 100 TRI लेते हैं, बिकॉज आपको एक लार्ज कैप फंड जो है वो जो टॉप की 100 कंपनीज हैं उसी से ही वो फंड बनता है। तो दिस इज अ राइट बेंचमार्क कि जब आप एक लार्ज कैप फंड को कंपेयर करते हैं। ठीक है। यहाँ पे श्रीकांत जी आपके सवाल को हम लोग दोबारा अभी आगे जब भी हम शो करेंगे तो ज़रूर लेंगे यहाँ पर। इसके अलावा पिंटू कुमार जी का भी एक सवाल है कि सर JM फ्लेक्सी कैप फंड में सिप करना चाहते हैं, कैसे फंड कैसा फंड है ये? आपको कैसा लग रहा है सर ये JM फ्लेक्सी कैप फंड? देखिए JM फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले रिसेंट टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो हमने काफी सारे लोगों को देखा है उसमें निवेश करते हुए। जी तो आप उसमें जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी अपनी एक स्टडी है जिसके बेसिस पे आपने फंड लिया है तो आप जरूर कर सकते हैं। और बाकी जितने भी फंड हाउसेज हैं उन सबके पास भी फ्लेक्सी कैप फंड है, तो एक बार कंपेयर कर लीजिए। और जैसे मैंने ये बोला हर्ष भाई, 3 से 4 क्राइटेरिया देखिएगा फंड हाउस, उसकी फंड की एग्जिस्टेंस की, वो कितने सालों से वो फंड है। जी फिर उसके बाद उसका AUM चेक करिए कि उसका AUM कितना है, और उसके बाद आप उसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी है। तो ये 3-4 बेसिक वो है। और एक चीज और देख लीजिए कि फंड की जो एलोकेशन है वो किस तरीके से, आप ये देखिए फ्लेक्सी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप भी हो सकता है, मिड भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। अब यहाँ ज्यादातर अगर आप देखें गिरावट के टाइम पे ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड जो थे लार्ज कैप ओरिएंटेड थे। जी अब हो सकता है ये जो पिछले दिनों की रैली आई है, बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने अपने फ्लेक्सी कैप फंड्स की एलोकेशन को थोड़ा सा चेंज किया हो, जी उन्होंने मिड कैप या स्मॉल कैप को ऐड किया हो। तो वो भी एक जानना जरूरी है कि उनकी मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन क्या है। उसके बेसिस पे अगर लगता है कि बाजार आगे और अच्छा चलेगा तो उसी हिसाब से फंड की परफॉर्मेंस होगी। अच्छा सर, यहाँ पे जो रिटर्न है वो XIR देखना चाहिए या फिर CAGR देखना चाहिए? वो एक ही हो गया हर्ष भाई, एब्सोल्यूट नहीं देखना चाहिए। तो मान लीजिए अगर किसी ने 1 साल का व्यू लेके देख लिया कि उसकी फंड की जो 1 साल की है वो 28% है, जी CAGR, या अगर आप देखते हैं फंड की तो आप ये देखिए कि वो फंड 5 साल की CAGR या 10 साल की CAGR क्या है, उसके हिसाब से करिए। तो वहां पे यहाँ ज्यादा लोग कब फंसते हैं, जब वो देखते हैं किसी 1 साल में जो रिटर्न आई है वो बिल्कुल तो बिल्कुल एब्सोल्यूट रिटर्न हो गया। और एब्सोल्यूट रिटर्न अगर आप 3 या 4 साल की भी देखेंगे तो वो एब्सोल्यूट रिटर्न के हिसाब से मत देखिए, आप CAGR देखिए उनका, कि बेसिकली उनका ईयर ऑन ईयर एवरेज रिटर्न क्या आ रहा है, कंपाउंड एनुअल इस ग्रोथ रेट रेट से वो कैसे होगी? कंपाउंड हो रहा है। जी जी बिल्कुल, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जरूर देखनी चाहिए यहाँ पर।